नमस्कार। आज हम व्यवस्थापिका यानी कि शासन के अंग व उनके कार्य, जिसमें व्यवस्थापिका के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। द लेजिस्लेचर सरकार राज्य का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा राज्य की इच्छा का निर्माण होता है और उसे लागू किया जाता है तथा उसे साकार रूप दिया जाता है। सोल्टाउ कहते हैं कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं एवं साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है। गार्नर कहते हैं कि सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है। आइए अब हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर क्या है। व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका कारण यह है कि यह आधुनिक समय में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जनमत का प्रतिबिंब होता है। इसके द्वारा निर्मित विधियों में राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है और उसकी संप्रभुता की झलक मिलती है। विधियों के निर्मित होने पर कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित कर सकती है और न्यायपालिका उन्हें विशिष्ट मुकदमों में लागू कर सकती है। इस तरह व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को मूल आधार प्रदान करती है। व्यवस्थापिका को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विधि के शासन का आधार, लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त संस्था, जनप्रतिनिधि संस्था, राष्ट्र का प्रतिबिंब तथा कार्यपालिका को नियंत्रित करने वाली संस्था के रूप में इसे विश्लेषित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है। व्यवस्थापिका के कार्य और शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि शासन का स्वरूप कैसा है। यदि शासन का स्वरूप भारत और इंग्लैंड की भांति संसदीय प्रजातंत्र है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक एवं विस्तृत होती हैं और व्यवस्थापिका कार्यपालिका से श्रेष्ठ होती है। इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होती है और उसके विश्वास पर ही कार्यपालिका अपने पद पर बनी रह सकती है। फाइनर कहते हैं कि व्यवस्थापिका के कार्यों में राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा महाअभियोग द्वारा उसे हटाने, कार्यपालिका के व्यवहार को प्रभावित करने तथा उसे अपने प्रति उत्तरदायी बनाने, अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन करने, उन्हें हटाने तथा नियम बनाना इत्यादि शामिल होता है। आइए अब देखते हैं इसके कार्य। सबसे पहला है विधि निर्माण। विधि निर्माण व्यवस्थापिका का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवस्थापिका विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवस्थापिका जन इच्छा को विधि के रूप में राज्य इच्छा का रूप देती है। रॉबर्ट रेनौ कहते हैं कि संसदों की विधि निर्माण के ऐसे औद्योगिक संस्थान समझना चाहिए जहां जनमत रूपी कच्चे माल की संविधियों, प्रस्तावों और सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तित किया जाता है। विलोबी कहते हैं कि व्यवस्थापिका इस बात का निर्धारण करती है कि सरकार की शक्तियों का वितरण किस प्रकार होगा, अर्थात क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा या केंद्रीकरण होगा। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रभावकारी नियंत्रण होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। जब यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो कार्यपालिका को पदच्युत होना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना नहीं होती क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बजट में कटौती या सीधे अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। साल्टाउ कहते हैं कि कैबिनेट और राष्ट्रपति दोनों प्रणालियों में संसद अंततः सर्वोच्च होती है और राज्य कार्य के प्रत्येक विभाग में उसकी इच्छा कार्यान्वित होती है। तीसरा है वित्त पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय वित्त पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। उसकी स्वीकृति के बिना न एक पाई राजस्व के रूप में एकत्रित की जा सकती है और न ही एक पाई किसी मद पर व्यय की जा सकती है। कार्यपालिका वार्षिक वित्त विधेयक को व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करती है जो उसे पारित करती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका की कमियों, गलतियों, त्रुटियों को प्रकाश में ला सकती है, उसकी निंदा कर सकती है, बजट कटौती पर खर्च पर नियंत्रण रख सकती है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की शक्ति। अनेक देशों में व्यवस्थापिका को या तो स्वयं संशोधन करने का अधिकार होता है या इस संशोधन प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ब्रिटेन में जहां संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता, संसद स्वयं ही संविधान में संशोधन कर सकती है।
भारत में संसद में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित कर सकते हैं। 5वां है विचार विमर्शात्मक कार्य। विधि निर्माण और विचार विमर्श प्राय साथ साथ चलते हैं, परंतु पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति ऐसे फ्रेंच शब्द पार्ले जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा, इस तरह संसद विचार विमर्श करने वाली निकाय है। आधुनिक समय में विधि निर्माण का कार्य एक व्यक्ति विशेष की इच्छा मात्र नहीं है, बल्कि संसद के सदस्य विधेयकों और समस्याओं पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। अनेक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका कर न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे ब्रिटिश लोक सभा अपील की सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोग की जांच करती है। नेक्स्ट निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका अपने पदाधिकारियों को निर्वाचित करती है, जैसे भारत में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करती है। राज्यसभा भी उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति का निर्वाचन करती है। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सदन प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। जांच आयोग एवं समिति। प्रशासन की त्रुटियों और घोटाले का पता लगाने के लिए व्यवस्थापिका अनेक प्रकार के जांच आयोगों और समितियों को नियुक्त कर सकती है। भारत में संयुक्त संसदीय समिति ने इसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है। लास्ट इसमें नियामक कार्य। व्यवस्थापिका एक प्रकार से प्रशासन की नियामक है। आय के साधनों पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, अतः वह राजकीय पदों के निर्माण एवं नवीन राजकीय सेवाओं की स्थापना के माध्यम से शासन के अन्य अवयवों की रचना व उनके कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है। अब देखेंगे हम व्यवस्थापिका का गठन कैसे होता है, यानी कि एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष व विपक्ष में तर्क। पहला है इसमें जन इच्छा का विभाजन अनुचित है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधियों की धारणा है कि एक समय पर जनता की एक इच्छा होती है, 2 नहीं, अतः 2 सदनों की स्थापना कर उस जन इच्छा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। एबी सेज कहते हैं कानून जनता की इच्छा और जनता एक ही समय में एक ही विषय पर 2 विभिन्न इच्छाएं नहीं रख सकती है। दूसरा है विधेयक जल्दबाजी में नहीं सोच विचार कर पारित होते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधियों का मत है कि यह कहना है कि भिन्न भिन्न सदन विधेयकों को उतावलेपन या जल्दबाजी में या बिना विचार विमर्श के पारित कर देता है, मिथ्या है, क्योंकि आधुनिक समय में विधेयक शून्य में पारित नहीं होते और न ही ये एक व्यक्ति की इच्छा मात्र होते हैं। संसद की कार्रवाई खुले में होती है और रेडियो प्रशासन या प्रसारण पत्र पत्रिकाओं, राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है शक्तिहीन उच्च द्वितीय सदन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधियों का कहना है कि उच्च सदन निम्न सदन की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता से सुरक्षित नहीं करता है। उसका कहना है कि विश्व के अधिकांश उच्च सदन अमेरिका सीनेट को छोड़कर प्राय शक्तिहीन है और वे निम्न सदन की निरंकुशता को रोकने में असमर्थ है। नेक्स्ट है संघीय राज्यों के लिए अनावश्यक। प्राय कहा जाता है कि संघीय राज्यों में एकाकों के हितों की रक्षा के लिए उच्च सदन की आवश्यकता होती है। वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। उच्च सदन से सदस्य दलीय आधार पर नियुक्त या मनोनीत या निर्वाचित किए जाते हैं और उन पर दलीय संगठन का नियंत्रण होता है। 5वां है प्रतिगामी उच्च सदन। उच्च सदन प्राय रूढ़िवादी, अंधारवादी व प्रतिगामी होते हैं। प्रोफेसर आग ने ब्रिटिश लॉर्ड सभा को राजनीतिक रूप में समय के विपरीत संस्था कहा। लॉर्ड सभा को धनिकों का सामान्य गढ़ या निहित स्वार्थों का गढ़ या धन एवं विशेषाधिकारों का दुर्ग कहकर इसकी निंदा की है। अनावश्यक खर्च। विरोधियों की धारणा है कि जब उच्च सदन कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है तब वह निम्न सदन की इच्छा में बाधा प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को विशेषज्ञों की समिति द्वारा भली प्रकार किया जा सकता है, तो द्वितीय सदन की रचना कर उस पर खर्च अनावश्यक व अनुपयुक्त है। आगे हम देखेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष एवं एक सदनात्मक व्यवस्था के विपक्ष में तर्क। पहला है सर्वव्यापी। विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है।
यह तत्व इसके गुण और उपयोगिता को प्रकट करते हैं। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि बड़े राज्यों में एक सदनीय व्यवस्थापिका अपेक्षाकृत कम पाई जाती है और यदि होती भी है तो वह स्थायी नहीं होती है। CF स्ट्रोंग कहते हैं कि द्विसदनात्मक आज अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्यों का लक्षण है। दूसरा है जल्दबाजी में पारित किए गए कानूनों में देरी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका निम्न सदन द्वारा जल्दबाजी में बिना पूर्ण विचार विमर्श और विवेक के पारित किए गए कानूनों में देरी करती है, जिससे उन पर पुनर्विचार का अवसर मिल जाता है और कानून में रह गई त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। बलंसली कहते हैं कि 4 आंखें 2 आंखों की तुलना में अधिक स्पष्टता से देखती हैं, विशेषकर उस समय जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। नेक्स्ट है एक सदन की निरंकुशता पर रोक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका निम्न सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है। यदि विधि निर्माण की सारी शक्ति को एक सदन में निहित कर दिया जाए तो वह उसका प्रयोग मनमाने ढंग से करने लगेगा। सर हेनरी मैन कहते हैं कि उच्च सदन की आवश्यकता प्रतियोगी निर्भांति के कारण नहीं बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा के कारण होती है। नेक्स्ट इसमें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक। जिन राज्यों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती वहाँ द्वितीय सदन की आवश्यकता और बढ़ गई है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं और आगजिंक लिखते हैं कि विशेषकर ब्रिटेन में जहाँ नागरिकों के लिखित मौलिक अधिकार नहीं, वहाँ जहाँ स्विट्जरलैंड की भांति प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की युक्तियाँ उपलब्ध नहीं, जहाँ अमेरिका की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं, जहाँ संप्रभु केवल नाम मात्र का अधिकारी है, जहाँ वह अपने निषेध अधिकारों का प्रयोग नहीं करता, वह संसद और मंत्रिमंडल की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनयंत्र के जागरूक रखने के लिए एक रक्षा कवच की आवश्यकता होती है जो व्यवस्थापिका के रूप में उनके पास उपलब्ध होता है। संघ राज्यों के लिए आवश्यक द्विसदनात्मक व्यवस्था में संघ के एकाकों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर मिलता है। विशेष हितों का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका में एक सदन को जनता द्वारा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और दूसरे सदन में उन विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिनमें जनता विभाजित हो। जैसे भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को नामजद कर सकता है। नेक्स्ट है योग्य व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने में सहायक। द्वितीय सदन की आवश्यकता इस कारण भी है कि जो व्यक्ति निर्वाचनों में पराजित हो जाते हैं या जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते उन्हें उच्च सदन में मनोनीत करके उनकी सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य विभाजन। आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होने से व्यवस्थापिका को अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण करना पड़ता है और उसके पास अत्यधिक कार्यभार होता है। तो यदि व्यवस्था द्विसदनात्मक हो तो उच्च सदन विवादास्पद प्रश्नों का समाधान ढूंढने में सहायक हो सकता है। आइए अब हम देखेंगे उच्च सदन के गठन की विधियाँ। सबसे पहले इसमें हायरार्की सिस्टम या वंशानुगत सिद्धांत। द्वितीय सदनों का गठन पूर्णतः या प्रधानतः वंशानुगत सिद्धांत पर किया गया है। इस श्रेणी में लार्ड सभा आती है। इसके कुल सदस्यों का 90% भाग वंशानुगत पियरों का है। दूसरा है नामजद करने का अधिकार। कुछ द्वितीय सदनों का गठन पूर्णतः या प्रधानतः कार्यपालिका द्वारा नामजद किए गए लोगों द्वारा होता है। जैसे कनाडा की सीनेट आती है। भारत की राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में व्यक्तियों को नामजद करता है। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत। कुछ द्वितीय सदनों का गठन पूर्णतः या प्रधानतः स्थानीय राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस श्रेणी में भारत की राज्यसभा भी आती है। अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन या ह्रास। आधुनिक समय में व्यवस्थापिका की शक्तियां वास्तव में कम हुई हैं। सिद्धांत व्यवस्थापिका आज एक सर्वोच्च संस्था है जिसके पास कानून निर्माण की असीम शक्तियां हैं। वह किसी भी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती है, पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है, उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। आज कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है जिसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया गया है। पहला है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे ध्यान से देखेंगे। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। आधुनिक राज्य का स्वरूप यथाचारी या पुलिस राज्य का नहीं जैसा कि 18वीं शताब्दी में था। आज राज्य प्रजातांत्रिक, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य है और राज्य के इस स्वरूप के कारण उसके कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। उसका कार्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और रचनात्मक हो गया है। दूसरा है इसमें प्रदत्त व्यवस्थापन। राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
जिससे उसके पास विधेयकों पर पूर्ण विचार विमर्श करने के लिए समय का अभाव होता है और आधुनिक विधि निर्माण अत्यधिक तकनीकी हो जाता रहा है और व्यवस्थापिका के औसतन सदस्य के पास इस तकनीकी या विशेष ज्ञान का अभाव होता है। अतः कानून को परिस्थिति अनुकूल बनाने के लिए उसमें नम्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्यपालिका द्वारा कानूनों के अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रदत्त विधान, प्रशासकीय अधीनस्थ विधान, विभागीय या माध्यमिक विधान करते हैं, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। लॉर्ड हैवट ने इसे नवीन निरंकुशतावाद की संज्ञा दी है। इस तरह प्रदत्त विधान की आवश्यकताओं से व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई है। तीसरा इसमें कठोर दलीय अनुशासन या नियंत्रण। सुदृढ़ राजनीतिक दलित व्यवस्था के अंतर्गत विकास और सदस्यों पर कठोर अनुशासन और नियंत्रण। जहाँ कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि है वहाँ व्यवस्थापिका शक्ति में कमी की है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जितना दलीय संगठन सुदृढ़ होगा उतना प्रतिनिधियों का स्वविवेक सीमित होगा, उन्हें अपने नियंत्रण के साथ अपना मत देना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल सिद्धांत व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यवस्थापिका उसे पदच्युत कर सकती है, परंतु व्यवहार में आज तक मंत्रिमंडल की पीठ पर व्यवस्थापिका के बहुमत का हाथ है और व्यवस्थापिका उसे पदच्युत नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भी भंग करवा सकता है और मंत्रिमंडल के हाथों में व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग करने की यह शक्ति न केवल उसके दल के सदस्यों को नियंत्रित रखती है बल्कि विरोधी दल के सदस्यों के मुख पर भी ताला लगा देती है। नेक्स्ट है इसमें युद्ध तथा राष्ट्रीय संकट का वातावरण। अणुशक्ति के विकास के कारण विश्व में आज प्राय भय और आतंक का वातावरण है। इस भय के वातावरण ने राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों ने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं ने, कूटनीतिक संबंधों की गोपनीयताओं ने कार्यपालिका की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि की है। नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक सीमाएं। लिखित संविधान व्यवस्थापिका के क्षेत्र को निर्धारित कर देते हैं जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकती। जिन देशों में संविधान लिखित नहीं होता, जैसा कि ब्रिटेन में, वहाँ ऐसी संवैधानिक परंपराओं का विकास हो गया है जिनकी व्यवस्थापिका उपेक्षा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें व्यवस्थापिका की कार्रवाई के नियम। व्यवस्थापिका की कार्रवाई के नियमों ने उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है। उदाहरणतः सामान्य मुखबंद कंगारू समापन की व्यवस्थाओं ने सदस्यों के स्वतंत्र विचार विमर्श पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है अन्य कारण। पहला है वयस्क मताधिकार के विकास ने निर्वाचन क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत बना दिया है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाताओं में निकट का संबंध नहीं हो पाता है। दूसरा, उम्मीदवारों का चयन दल करते हैं, उन्हें निर्वाचकों पर थोप दिया जाता है और अनेक बार प्रतिनिधि सभा उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं हो पाता है। आइए अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विधान या प्रत्यक्ष विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सबसे पहला है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ लोगों के पास भेजना अर्थात लोगों की राय लेना है। जर्चर कहते हैं कि जनमत संग्रह वह साधन है जिसके माध्यम से जनता प्रतिनिधि सभाओं के कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है। अमूमन ये पूछा जाता है तो आप इसको ढंग से देखेंगे। ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह और दूसरा है अनिवार्य जनमत संग्रह। जब नागरिकों की कोई निश्चित संख्या, जैसे स्विट्जरलैंड में 30,000, किसी साधारण विधेयक पर जनमत संग्रह की मांग करती है तो उसे ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह कहते हैं। अनिवार्य जनमत संग्रह का अर्थ है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक उस पर लोगों की स्वीकृति प्राप्त न की जाए। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधनों के लिए जनमत संग्रह आवश्यक है। विश्व के कुछ देशों में भी जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। दूसरा इसमें आरंभन। आरंभन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जनता वांछित विधियों का प्रस्ताव कर सकती है। हैंस हुबर कहते हैं कि आरंभन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा वे संवैधानिक संशोधन विधि या किसी अन्य संवैधानिक या कानून अध्यादेश के प्रारूप को तैयार करने या उस पर जनता के मत की मांग का प्रस्ताव रख सकते हैं। आरंभन दो प्रकार का होता है। पहला है निर्मित आरंभन और दूसरा अनिर्मित आरंभन। निर्मित आरंभन अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया हुआ होता है और उसे सीधे जनमत संग्रह करा लिया जाता है। अनिर्मित आरंभन केवल एक आम प्रस्ताव होता है। यदि व्यवस्थापिका सहमत हो तो उस पर जनमत संग्रह करा लिया जाता है, अन्यथा उस पर जनमत संग्रह नहीं होता। तीसरा इसके अंतर्गत मत संग्रह। मत संग्रह वह साधन है जिससे किसी सार्वजनिक विषय पर जनता का मत लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन जनप्रतिनिधियों या निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने पद से वापस बुलाना है। इसे रिकॉल भी कहा जाता है।
जब जनप्रतिनिधि या निर्वाचित पदाधिकारी अत्याचारी, भ्रष्ट या अयोग्य हो जाते हैं तो जनता की निश्चित संख्या उन्हें वापस बुला सकती है। यह प्रणाली अमेरिका के कुछ राज्यों और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में भी विद्यमान है। भारत में भी सरपंच और पंचों के चुनावों में इसे लागू किया गया था। जनमत संग्रह एक प्रकार की ढाल है जिसके माध्यम से अवांछनीय विधियों को रोका जा सकता है। आरंभंगन एक ऐसा अर्थ है जिसके प्रयोग द्वारा वांछित विधियों को पारित किया जा सकता है। अब लास्ट में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि के गुण। सबसे पहला है इसके अंतर्गत जन इच्छा को जानने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इसमें हम जनमत संग्रह करवा सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों के कुप्रभाव से इसमें हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा है व्यवस्थापिका और जनता के मध्य निरंतर संपर्क, क्योंकि जनमत संग्रह इसमें किया जाता है तो जनता के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। चौथा है राजनीतिक शिक्षा के साधन। हैंसवर कहते हैं कि जनमत संग्रह जनता की एकता और शिक्षा का सूत्र है। पांचवा है विधियों की अनुपालना की सरलता, क्योंकि नैतिक मूल्य बढ़ जाता है और उसकी अनुपालना स्वाभाविक बन जाती है। और लास्ट है इसमें उपयोगिता निर्विवादित है। जिन राज्यों में कार्यपालिका अपने निषेध अधिकारों का प्रयोग नहीं करती, जहां न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, जहां प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाओं की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। दोष में सबसे पहला हम इसके अंतर्गत देखेंगे विधानमंडल की प्रतिष्ठा पर प्रभाव। एम डबस कहते हैं कि यदि जनमत संग्रह लागू किया जाए तो विधानमंडल एक परामर्शदात्री समिति मात्र बनकर रह जाती है और उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा, विधि निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी व्यवस्थापिका प्रतिकूल विधेयकों को इस आशा से पास करा देती है कि जनता उसे अस्वीकार कर देगी, और वह कभी कभी आवश्यकता व महत्वपूर्ण विधेयकों को इसलिए पारित नहीं करती कि जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी। तीसरा, इसमें विधि निर्माण के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और सर्वसाधारण के पास इसका अभाव पाया जाता है। चौथा, इसमें प्रगतिशील विधियों के निर्माण में बाधक है। फाइनर कहते हैं कि अज्ञानी, अबोध, प्रतिशोधी जनता ने प्राय प्रगतिशील विधान को नष्ट कर दिया है। पांचवा, इसमें राजनीतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि। प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाओं में राजनीतिक दलों की आवश्यकता कम होने के स्थान पर बढ़ जाती है। छठा, इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण। प्रत्यक्ष विधि निर्माण में मतदाताओं का भाग प्राय नकारात्मक होता है। जनमत संग्रह में उसमें सिर्फ हाँ और ना में ही मत प्रकट करना होता है। सातवां, कानूनों के क्रियान्वयन में विलंबन। CF स्ट्रोंग कहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाओं के कारण कानूनों को क्रियान्वित करने में इतनी देरी हो जाती है कि समाज उन लाभों से प्राय वंचित रह जाता है जो वे प्रदान करना चाहते हैं। और आठवां, इसमें अनावश्यक व्यय। इससे अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है, जो निर्धन जनता पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी बहुमुखी भूमिका होती है। वर्तमान में इसकी भूमिका कमजोर होती जा रही है। थैंक यू।